हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामेंद्र मिश्रा और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यूपीएससी 2020 के लिए जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, या कहा जाए कि जो नया सिनेरियो है, इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी 2020 इन दिस न्यू सिनेरियो ड्यू टू कोरोना पैंडमिक और लॉकडाउन। सिनेरियो बदल गया है एकदम। पहले क्या था, फेब में नोटिफिकेशन आया था, 31 ऑफ मई को एग्ज़ाम होना था, लेकिन लॉकडाउन के बाद यूपीएससी ने प्रेस रिलीज दी और उसने कहा कि अभी ये एग्ज़ाम हम जिसकी डेट है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो नई डेट होगी वो हम बाद में अनाउंस करेंगे। बाद में उसने कहा कि जो भी नई डेट होगी वो फिर हम दोबारा से 5 जून को अनाउंस करेंगे। बट 5 जून को यूपीएससी ने प्रेस रिलीज दी और उसमें उसने एक नया कैलेंडर रिलीज किया। नया कैलेंडर बता रहा है कि अब जो यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन है वो कब है, 4 अक्टूबर 2020। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर 2020 की है। ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लेक्चर मैं ले इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस अनाउंसमेंट के बाद आज 11 जून है और 5 जून से लेकर के 11 जून तक मेरे पास अपने ही बच्चों के तकरीबन 50 से 60 तो कॉल आए हैं और जो हमारी काउंसलिंग का नंबर है उस पर लगातार दर्जनों मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर अभी क्या करना, हमको इस सिचुएशन को हम टैकल कैसे करें। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं हमको ये अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वी आर प्रिपेयर और नॉट, और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग भ्रम हैं। तो उसी को लेकर के मैं आज अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग बाद में अपने कमेंट सेक्शन में या हमारे नंबर पे अपनी क्वेरीज वगैरह भी कर सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा अभी क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं दैट इज़ अटेम्प्ट दें या नहीं दें, वी शुड गो फॉर दिस अटेम्प्ट और नॉट। नाउ थिंग इज दिस, व्हाई दिस क्वेश्चन। आपने फॉर्म भरा हुआ है, इफ़ यू आर ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म ऑफ यूपीएससी 2020, then now why are you thinking that attempt we should go for 2020 or not? अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्यों क्वेश्चन आ रहा है? तो क्वेश्चन इसलिए आ रहा होगा कि अभी जो सिचुएशन है हमारी तैयारी नहीं हो पाई है। अब थोड़ा सा मैं कुछ डेट्स के साथ और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। यस, इसका आंसर है मेरी तरफ से यस, यू हैव टू गो फॉर दिस अटेम्प्ट। इवन मैं तो ये कहूँगा कि आपको ये अटेम्प्ट ज़रूर देना चाहिए। जिसका पहले थोड़ा बहुत मन में ढिलाई भी थी, येट वी विल थिंक अबाउट दैट, वो भी अब नाउ यू शुड मस्ट गो फॉर दिस अटेम्प्ट। क्यों, कैसे, आई विल एक्सप्लेन दिस। नॉर्मली जब आपने फॉर्म भरा था फेब में, मुझे याद है फेब में इसका नोटिफिकेशन आया था और 31 ऑफ मई को ये एग्ज़ाम होना था। ठीक है, तकरीबन 3 महीने का टाइम था आपके पास। आफ्टर दैट 31 मई के बाद मेंस का एग्ज़ामिनेशन होना था सितंबर लास्ट में। ओके, देन फिर इंटरव्यू और बाकी प्रोसेस। अभी आज के सिनेरियो में इसको अगर हम डिस्कस करें तो इफ़ वी आर डिस्कसिंग इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो इन दिस न्यू चेंज सिनेरियो, आज है 11 ऑफ जून। हालांकि यूपीएससी ने 5 जून को ही अनाउंस कर दिया था कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, 4 जून को होगा। तो जो अवेयर या सिंसियर, या कहें कि सिंसियर वर्ड ठीक नहीं है, आप सब सिंसियर हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो भी बच्चे थे जो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे वो 5 जून से ही एक्टिव हो गए थे। बट अभी अगर हम आज के डेट के बाद से स्टार्ट करें, टुडे इज 11 ऑफ जून, अगर हम अभी की बात करें, 11 जून की बात करें, अब यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 4 अक्टूबर 2020 को।
फरवरी में आपने फॉर्म भरा था, 31 मई को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। अभी आज 11 जून है, 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तब आपको जितना टाइम मिल रहा था एट प्रेजेंट प्रीलिम्स के लिए, उससे ज़्यादा टाइम मिल रहा है अभी आपको। यस, अभी आपको, आपके पास जून पूरा बचा हुआ है 2/3, आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने से ज़्यादा का टाइम है। अगर अभी भी आप इस शक में हैं कि हमको एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो कुछ तो सोच के फॉर्म भरा होगा। कोई बिल्कुल वैसा है कि नहीं नहीं बस हमने तो भर दिया था, पता भी नहीं हमें अब कि भरा था नहीं भरा था, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था, ऑब्वियस सी बात है आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे या मन में कुछ ऐसा रहा होगा हमको ये एग्ज़ाम देना है। और जो बच्चा भी जनवरी से थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रहा था, उसको तो बिना सोचे समझे ये एग्ज़ाम देना ही चाहिए। केवल प्रीलिम्स की मैं डिटेल दूंगा या प्रीलिम्स के बेस पर हमको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बाकी भी पार्ट हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स आपने क्रैकआउट कर लिया, पर आपकी बाकी की तैयारी नहीं है, तो फिर बेकार है, तब भी बेकार है। तो अभी की सिचुएशन में अच्छी प्रिपरेशन उसकी होगी जिसके पास होगी प्रॉपर स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी किसके की, किस चीज़ की? तो पूरे यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की। जी हाँ, अगर आप केवल यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या अभी भी जो नया सिनेरियो है इसके अंदर भी केवल आप प्रीलिम्स टारगेटेड रहेंगे, देन आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। येस, यू आर मेकिंग द फूल टू योर सेल्फ। ठीक है, आप ऑब्वियस सी बात है, आप सिलेक्शन नहीं होने वाला है आपका, प्रीलिम्स आप निकाल भी सकते हैं। तो क्या करना फिर इस प्रेजेंट सिनेरियो में? प्रीलिम्स के साथ साथ जो बाकी भी स्टेज है यानी कि मेंस, उसकी भी प्रिपरेशन करिए। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, एक तो हो गया प्रीलिम्स, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मेंस। अभी हम इंटरव्यू की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, जीएस और सीसेट। ऑब्वियस सी बात है आप सबने इसकी तैयारी की होगी। अगर आपको 31 मई का आपका टारगेट था, कोरोना का जो भारत में प्रकोप स्टार्ट हुआ है दैट इज़ फ्रॉम द मार्च, उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आप उससे पहले प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई है, और अभी भी आज की डेट से भी अगर आप स्ट्रेटजी बनाना शुरू करते हैं तो आप प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। प्रीलिम्स अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की हुई है या लास्ट 2 महीने में थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है तो आप उसको ईजिली तैयार कर सकते हो। प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ करंट अफेयर्स, उस पर थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना होगा। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, अगर केवल आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रीलिम्स को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, देन यू आर लूजिंग द एग्जामिनेशन ऑफ 2020। तो आपको मेंस की पढ़ाई भी करनी होगी। मेंस में 4 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 1 एसे, नंबर 2 जीएस, नंबर 3 मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ, यूपीएससी इसको भी जीएस में काउंट करता है, द एथिक्स, एंड नंबर 4 इज योर ऑप्शनल। अभी ये है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ऑप्शनल। अब अगर हम मेंस की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स कब है? 4 अक्टूबर को। तो फिर मेंस कब है? 8 जैन को। जी हाँ, 8 जनवरी 2021। अभी बच्चों ने केवल फोकस कहाँ पे किया हुआ है? प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को फोकस किया हुआ है। नहीं, अगर अभी भी इस टाइम में कोई केवल 4 अक्टूबर को फोकस कर रहा है तो आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको इन दोनों पर इक्वली फोकस करना होगा। और अगर हम आज की डेट में देखें, मेंस के लिए आपके पास कितना टाइम है? येस, यू हैव द 7 मंथ फॉर द मेंस। 11 जून है आज, 8 जनवरी को मेंस होना है। आपके पास मेंस के लिए कितना टाइम है? 8 महीना। ठीक है, 8 महीने बाद आपका मेंस होना है और 4 महीने बाद आपका प्रीलिम्स होना है। अगर आपके पास एक कंप्लीट
स्ट्रेटजी है, कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी है, देन यू कैन इजिली क्रैक आउट दिस 2020 एंड दैट्स वाई आई एम सेइंग इस बार का अटेम्प्ट जिसने भी फॉर्म भरा हुआ है उसको ज़रूर देना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि आज की डेट से अगर आपने अब तक कोई प्लान नहीं बनाया हुआ है तो आज की डेट से भी जो प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लेगा वो इजीली क्रैक आउट कर सकता है इस बार का यूपीएससी। आप कर ही लेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ आपके चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। अगर अभी भी आप उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं तो फिर आप कितनी भी टफेस्ट पढ़ाई कर लें, आप किसी भी टीचर की क्लासेस ले लें, आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ लें, आपका यूपीएससी 2020 में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको इन दोनों का प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुद्दे की बात है कि प्लान करना किस किस चीज़ का या अभी अपने को क्या करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट पर जाता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर, और मैं आपकी स्ट्रेटजी बनाने में थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। आई रिपीट, स्ट्रेटजी सबकी अपनी अपनी हमेशा अलग अलग होती है। मैं हर क्लास में ये बात कहता हूँ यूपीएससी की क्लास में अपने बच्चों को कि स्ट्रेटजी हमेशा सबकी अलग अलग होती है और सारी सही हो सकती हैं। कोर जो चीज़ें हैं वो हमेशा एक रहती हैं। ठीक है, तो अगर हम जीएस की बात करें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात करें, तो यहाँ पर कुछ आपको कोर सब्जेक्ट दिखाई देंगे जो आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब जगह इक्वली हेल्पफुल हैं और डायरेक्टली जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिकली आपको पास कराते हैं एक तरीके से कहें, और फिर आपका आगे सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विच आर दीज कोर सब्जेक्ट? नंबर 1 हिस्ट्री, इतिहास, सेकंड ज्योग्राफी, थर्ड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द फोर्थ वन इज इकोनॉमी। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट नहीं लिखा है, सो दे आर द पार्ट ऑफ दिस। ज्योग्राफी में ही आपका एनवायरनमेंट एडअप होता है और साइंस एंड टेक बेसिकली करंट अफेयर से आता है। तो करंट अफेयर्स इज द फिफ्थ पिलर ऑफ द कोर सब्जेक्ट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, ये 5 कोर सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, इन 4 की स्टडी आपको एक बार में करनी है। करंट अफेयर्स तो वो एक रेगुलर प्रोसेस चलने वाली चीज़ है। ठीक है, अगर इन 4 पर अब तक आपने कमांड नहीं की है तो फिर आप अभी लेट हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए आपको? इन 4 पर कमांड करना चाहिए। ठीक है, आप सबको इनकी जो बेसिक बुक्स होती हैं या स्टैंडर्ड बुक्स होती है सबके बारे में पता होगा। नहीं पता होगा तो आप अलग से हमारा लेक्चर जो स्टडी मटेरियल के ऊपर है और सब्जेक्ट वाइज है उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इन 4 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बनाइए कि अभी मेरे पास प्रीलिम्स के लिए 4 महीने हैं और फिर मेंस के लिए लगभग 3+ महीने हैं, लगभग 95 दिन बचेंगे प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए। तो इतना टाइम है मेरे पास, अभी मुझे इन 4 पे कैसे कमांड करना है। ठीक है, तो अगले जो 3 महीने हैं उसमें आपको इन 4 सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। ठीक है, द गुड थिंग इज दिस, अगर आप में से किसी बच्चे का या किन्हीं का किसी भी एक सब्जेक्ट पर कमांड है तो अभी जो जून और जुलाई है आप उस टाइम तक उस सब्जेक्ट को लीव आउट कर सकते हो या उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको मैं और अगर ब्रीफली तोड़ता हूँ, इसको मैं अगर हम सेग्रीगेट करते हैं कुछ कुछ अलग अलग पार्ट्स में, तो लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, अभी आप क्या कर सकते हो? योर फोकस शुड बी ओनली ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, इन ज्योग्राफी योर फोकस शुड बी ऑन फिजिकल ज्योग्राफी प्लस मैपिंग। ठीक है, ये आपका एक पोर्शन हो जाएगा। अब इसमें बचा रह गया क्या? आपका एंशिएंट मिडाइवल बचा रह गया, उसको आप कब ले सकते हो? नेक्स्ट सेकंड सेशन में ले सकते हो। इससे बचा रह गया आपका इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसको आप सेकंड सेशन में ले सकते हो। कौन सा? वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर तो यही लिखा हुआ है, एक गवर्नेंस वाला पोर्शन है और पंचायती राज वाला पोर्शन इसमें और एडअप होता है। सेम एज इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के अंदर भी एक तो हो गई कोर चीज़ें और दूसरा हो गया करंट डेवलपमेंट्स या जो करंट का सिनेरियो सारा रहता है। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हो गई हैं। ठीक है, तो इसके साथ में एक चीज़ और क्या करना, लास्ट वीडियो के अंदर भी सर ने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट आपको इन कोर सब्जेक्ट के लिए, और ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस भी है और मेरा सजेशन भी है, इन कोर सब्जेक्ट के लिए आपको 1 स्ट्रेटजी या 1 अप्रोच अपनाना चाहिए। तो ये क्या है 1 स्ट्रेटजी या 1 अप्रोच?
1 बुक 1 टीचर 1 कोचिंग 1 मेंटोर, सब पे अप्लाई नहीं होता है। 1 बुक यानी कि एक एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक से ज़्यादा बुक नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। अगर आप तैयारी में पिछले 6 महीने में जुड़े हैं, साल भर में जुड़े हैं, तो भी आप समझ लीजिए इस बात को, एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा बुक, ये आपके लिए कर्स बन सकता है, ये आपके लिए घातक बन सकता है। ठीक है, सो प्रिफर द एनी सिंगल बुक फॉर द 1 सब्जेक्ट। कौन कौन सी बुक होनी चाहिए? अगेन गो विद द लेक्चर ऑफ स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो एक बुक प्रिफर करिए इन सब्जेक्ट के लिए। अगर आप एक से ज़्यादा बुक की तरफ भागते हैं देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। सेकेंड, 1 टीचर। 1 टीचर मीन्स सब कुछ एक टीचर से नहीं पढ़ना है। एक सब्जेक्ट के लिए आप किसी भी एक टीचर को अब अपना फाइनल प्रीफर बना लीजिए। आपने चारों जगह पढ़ लिया होगा, यहाँ वहाँ से देख लिया होगा, बट नाउ किसी भी एक टीचर को प्रीफर करिए। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, डजंट मैटर। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं देन गो विद 1। कोचिंग, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, अगेन मैं बार बार अपनी क्लासेस में कहता हूँ कि विद कोचिंग और विदाउट कोचिंग यू कैन क्रैक द यूपीएससी और एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी, अकॉर्डिंग टू योर प्लान, नॉट विद कोचिंग। आप कोचिंग लेते हैं कि नहीं लेते हैं डजंट मैटर। अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं है, कोचिंग अगर कर रहे हैं तो भैया एक के साथ जुड़े रहो। ऐसा नहीं हो कि आपने मार्च में कहीं और ज्वाइन किया हुआ था, अभी आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, प्रीलिम्स पास आएगा फिर आप कहीं और क्रैश कोर्स के बारे में सोचो। नो, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर एटलीस्ट यूपीएससी। वनडे एग्जाम्स की बात अलग हो सकती है। और एक मेंटोर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। आप कोई एक मेंटोर ढूंढिए अपने आसपास। अगर आप 2020 सीरियसली देने वाले हैं, अगर आप गंभीर हैं उसके बारे में, तो कोई एक मेंटोर, कोई एक मार्गदर्शक ढूंढिए। आपने ढूंढ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ढूंढा तो भी ढूंढिए। ये मेंटोर आपने अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वहाँ का कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है। ठीक है, आपके आसपास का कोई बड़ा भाई, कोई दोस्त जिसको भी एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, वो कोई हो सकता है, बट मेंटोर ज़रूरी है। बिना मेंटोर के थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यूपीएससी के अंदर आती ही है। ठीक है, तो आई रिपीट, कोर सब्जेक्ट जो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन पर फोकस करिए अभी और इन चीज़ों को फॉलो करिए, 1 स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अभी मैं ऑप्शनल पे जाऊंगा उससे पहले अभी जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, या अभी जो अगला 4 महीना है फ्रॉम जून टू अक्टूबर, और यू कैन से टू प्रीलिम्स, डिवाइड दिस टाइम इन 2 phases। पहला फेज जून जुलाई, और you can say even mid August or 15th of August, it's on you। The second phase is after first till prelims। ओके, 2 फेज में इसको डिवाइड करिए। अब पहले फेज में करना क्या है आपको, तो पहले फेज में कोर जीएस के जो भी सब्जेक्ट हमने जो पार्ट डिस्कस किए थे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बताया आपको, हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल या मैपिंग ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। कोर जीएस के वो सब्जेक्ट करिए, प्लस कुछ ऐसे सब्जेक्ट मेंस के अंदर जो हम जनरली बहुत टाइम जिसको पढ़ने में नहीं देते हैं, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, लाइक सिक्योरिटी इश्यूज, जो अपने आप में छोटे टॉपिक्स हैं, कम टाइम में हो जाते हैं, उसको आपको फोकस करना चाहिए इस टाइम में। प्लस द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू गो विद ऑप्शनल। अब ये मत कहना सर ऑप्शनल डिसाइड नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसमें आपने ये ऑप्शन चूज किया होगा कि आपका ऑप्शनल क्या है, तो एटलीस्ट 2020 के लिए आपका ऑप्शनल डिसाइड है। ठीक है, तो आप ऑप्शनल की तैयारी करना शुरू करिए। ऑप्शनल को कैसे करना है अभी उस पर हम आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड फेज रहेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको क्या हो जाना है, प्रीलिम्स टारगेटेड हो जाना है। तो इसमें आप लोग फिर क्या करेंगे, प्रीलिम्स टारगेटेड होने के बाद कि जो सब्जेक्ट जीएस के बाकी रह गए थे उसको अच्छे से करना है, जो कोर 4 जब सब्जेक्ट के बाकी पोर्शन रह गए थे वो करना है। ठीक है, प्लस में
करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना है, ये 2 चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रीलिम्स के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 2 फेज हो गया। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ऑप्शनल की तरफ, क्योंकि अब बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आएगा सर ऑप्शनल तो हमने किया ही नहीं है, ऑप्शनल की क्लासेस नहीं हुई हैं, कोचिंग बंद चल रही है, एसेट्रा एसेट्रा। तो आपका ऑप्शनल जो भी डिसाइड है क्योंकि आप लोगों ने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा हुआ है और आपको अब वही ऑप्शनल में एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है उस ऑप्शनल के साथ ही। तो जो भी ऑप्शनल आपका डिसाइड है, अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो कोई इशू नहीं है, आप अपने कोचिंग में कांटेक्ट करिए और उन क्लासेस को आप एज सुन एज पॉसिबल पूरा करिए। ठीक है, आप कहीं से क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, आप मार्केट में जाएं और वहाँ से उस ऑप्शनल का किसी भी कोचिंग का, किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का नोट्स उठाएं। ठीक है, प्लस में सिलेबाई को अच्छे तरीके से एक बार डिस्कस देखिए और कुछ टॉपर्स को सर्च करिए जिन्होंने उस पर्टिकुलर ऑप्शनल के साथ एग्जामिनेशन दिया है और सिलेक्शन लिया है। ठीक है, आपने अगर ऑप्शनल के लिए कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, अभी ज्वाइन करने का टाइम नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नए बैच भी कहीं नहीं मिलेंगे आपको, लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो ज्वाइन करने का टाइम नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी बनती है, जो कोचिंग अगर आपको कहीं ऑप्शनल मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर नहीं मिल रहा है या टाइम बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है तो फिर कम से कम आप इतना करिए कि मार्केट से उस ऑप्शनल के नोट्स उठाइए और गूगल पर टॉपर्स की स्ट्रेटजी एक्सेट्रा पढ़िए। साथ में अगर पॉसिबल हो तो कोई एक उसके लिए भी मेंटोर देख लें। मेंटोर यानी कि जो टीचर उसको पढ़ाता हो, अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो सके तो। ठीक है, पर ऑप्शनल को नेग्लेक्ट मत करिए। कम से कम जो आपका जून और जुलाई का महीना है, ठीक है, ये वो टाइम है जब आपको ऑप्शनल करना ही करना है। क्योंकि ऑप्शनल इसलिए करना है, देखिए 4 अक्टूबर को आप प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स आपका कैसा होता है डजंट मैटर, अभी उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हम मान करके चल रहे हैं कि प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो 4 अक्टूबर को आपने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर किया, आपने एग्ज़ाम दिया, आप पाते हैं कि हाँ आपका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, आप 110 प्लस हैं और आप मेंस लिखने वाले हैं। अब आपने सोचा कि भैया प्रीलिम्स तो हो गया, अब हमको तैयारी करनी है ऑप्शनल की भी और मेंस की बाकी सब। आपके पास टाइम कितना है, अराउंड 95 डेज, लगभग 95 दिन का टाइम बचेगा आपके पास 4 अक्टूबर से लेकर के और 8 जनवरी के बीच में। अब आपको 95 डेज में आपको ऑप्शनल भी करना है, आपको एथिक्स भी करना है, आपको वो सब्जेक्ट भी करने हैं जो प्रीलिम्स के लिए आपने नहीं पढ़े थे, लाइक गवर्नेंस, लाइक सिक्योरिटी इशूज़, लाइक सोशल इशूज़, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप पजल कर जाएंगे। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, आप शायद मेंस की टेस्ट सीरीज भी लगाएं, आपको एसए का प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, 95 डेज में आप ये सारा एक साथ नहीं कर सकते। और कोई भी ऑप्शनल, चाहे वो कम से कम सिलेबस वाला भी ऑप्शनल हो, आज के टाइम में जबकि ऑप्शनल के अंदर 300 प्लस मार्क्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो आप 3 महीने से कम टाइम में प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो आपको अगले जो 2 महीने हैं जून और जुलाई के, जून और जुलाई में आपकी जो स्टडी का टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए मेंस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर नहीं अभी हम ऑप्शनल का कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मैं यही कहूँगा अभी भी कि आप इस वाली बात को, मेरी इस बात को इग्नोर करें, ठीक है, जो भी मैं कहने वाला हूँ। लेकिन तब भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर अभी हम इस सिचुएशन में हैं कि हमारे पास ऑप्शनल का टीचर नहीं है, हमने कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है, हमारे पास कोई बुक नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? तो फिर अगर अभी आप नहीं कर रहे हैं तो फिर you have to work for the ethics, you have to work for the governance, you have to work for the security issues, plus security हो गया, plus you have to work for the social issues, you have to work for the disaster।
ठीक है। एटलीस्ट ये चीज़ें आपको कब करनी है, अभी जून और जुलाई में, ताकि कम से कम अगर आप प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल के लिए मेहनत करो, आप मैक्सिमम टाइम ऑप्शनल पे दो, तब इन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस ना करना पड़े। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना तब भी ये है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर 1, 2, 3 सारे जुड़ा हुआ है इससे, और पेपर 4 अपने आप में एथिक्स है 250 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन अभी एटलीस्ट इन पर मेहनत कर लीजिए। अगर आप आज से ही केवल प्रीलिम्स के लिए पिल पढ़ते हैं एंड यू आर फोकसिंग ओनली ऑन प्रीलिम्स एंड प्रीलिम्स, यू आर नेवर थिंकिंग अबाउट द मेंस, ऑब्वियस सी बात है यू आर फिलिंग इन द 2020, ओके। सो either optional or these topics you should cover in the month of June and July, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप दिन भर में 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका आधा टाइम किस पर डेडिकेट होना चाहिए, मैं दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मंथ, ड्यूरिंग दिस टाइम जून एंड जुलाई, अगर आप दिन भर में 8 आवर्स की स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका 50% टाइम जाना चाहिए किस पर, ऑप्शनल, ठीक है, और 50% टाइम किस पर जाना चाहिए, कोर जीएस पर, ठीक है। ऑप्शनल के साथ में जो कुछ टॉपिक्स मैंने और डिस्कस किए थे उसको, और कोर जीएस के साथ में करंट अफेयर्स, ठीक है। यहाँ इससे क्या होगा, आपका मेंस का प्रिपरेशन भी हो रहा है, ये आपको प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और ये किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि जैसे ये 2 महीना खत्म होता है, आप अगस्त में जंप करते हैं, आप इस पर अपना फोकस बढ़ा देंगे, यहाँ से फोकस घटा देंगे, और ये आपका प्रीलिम्स भी मजबूत कर देगा और फिर मेंस भी मजबूत कर देगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। अभी मैंने जो स्ट्रेटजी डिस्कस की उसमें बहुत सारे बच्चे हैं कि मेरे पास जो क्वेश्चंस आता है, सर अभी हमारी की बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए, अभी हमारी बेसिक स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो ये टाइम अब नहीं बचा है कि बेसिक स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन तब भी अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शनल वगैरह नहीं है, आप एथिक्स वगैरह जो पढ़ रहे हैं, जो सेकंड चीज़ मैंने बताई थी, तो भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। कुछ बहुत बेसिक NCERTs हैं जो आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आपने वो अब तक नहीं पढ़ा है, देन ऑब्वियसली यू आर वेरी लेट, और उसके बिना आप नहीं कवर अप कर सकते, तो आपको वो पढ़ना चाहिए। वो NCERTs हैं, मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो NCERTs हैं जो आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है, इवन इंटरव्यू लेवल तक, ठीक है। सो यू हैव टू गो विद दीज NCERTs। दीज NCERTs आर मस्ट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है। लाइक हिस्ट्री ओल्ड, कौन कौन सी, तो सबसे पहले मॉडर्न बाय बिपिन चंद्रा। अगर ये अब तक आपने नहीं पढ़ी है, जनरली क्या होता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे बच्चे हैं स्पेक्ट्रम के थ्रू ही तैयारी कर रहे होते हैं। स्पेक्ट्रम इज वेल एंड गुड फॉर प्रीलिम्स, बट मेंस के लिए आपको बिपिन चंद्रा पढ़नी ही पड़ेगी, पढ़नी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो अभी जो टाइम है, गो विद बिपिन चंद्रा, ठीक है। ये आपका कहाँ पे हेल्प करेगी, ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगी, ओके। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड, 11th क्लास की NCERT है पॉल साइंस की NCERT 11th क्लास की, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। अगर अब तक आपने ये भी नहीं पढ़ी है तो इसको आप पढ़िए। जनरली क्या होता है कि प्रीलिम्स के लिए हम लोग M लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, और वो अपने आप में बहुत अच्छी किताब है जो इजीली आपको प्रीलिम्स में बेनिफिट देती ही देती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th की NCERT है, ये आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बेनिफिट देने वाली है। और नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि ये आपका जो पंचायती राज सिस्टम है, लोकल गवर्नेंस है, उस सब पर आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है, ठीक है।
पॉल साइंस की हम बात कर रहे थे 11th क्लास की, ठीक है। 11th क्लास की ही एक और बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के नाम से ये पुस्तक है हिंदी में, राजनीतिक सिद्धांत। आई एम डैम श्योर आप में से मैक्सिमम बच्चों ने ये बुक नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि जनरली जब लोग एनसीईआरटी का डिस्कशन करते हैं इस बुक का डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं करते। अभी जून जुलाई का टाइम है, उसमें आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। आई रिपीट, मस्ट पढ़नी चाहिए, ठीक है। देन थर्ड, पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस की ही 12th क्लास की दो बुक्स हैं। 12th क्लास की दो बुक्स हैं। एक बुक है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स या समकालीन विश्व राजनीति, और दूसरी बुक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस या स्वतंत्र भारत में राजनीति, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये दो बुक भी आपको पढ़नी चाहिए। ये दो बुक क्यों पढ़नी चाहिए? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये आपका दो टॉपिक कवर करेगी, एक अंतरराष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन, और सेकंड कुछ हिस्सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का या वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद का जो पूरा सिनेरियो है, ठीक है। और जो सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बुक आपकी कवर करेगी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक हमारे यहाँ होता है। इन दोनों ही टॉपिक से, इवन स्पेशली इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते पोस्ट इंडिपेंडेंस से, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस। एंड अगर आपको आईआर भी समझना है, इंडिया का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन समझना है, देन यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये किताबें वो बताई हैं जो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हेल्पफुल हैं, और आपको इन बुक्स को पढ़कर अभी कब पढ़ना चाहिए? जून और जुलाई में। अब भैया ये मत कहना कि अरे सर इतनी सारी बुक्स इतने कम टाइम में, ये बहुत ज़्यादा भारी बुक्स नहीं है। अगर आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन्हें बहुत ज़्यादा समस्या आनी चाहिए, ठीक है। तो इन 2 महीनों में इन सब बुक्स से आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। ये आपको इन दोनों ही सिनेरियोज में हेल्प करने वाली हैं, और फिर आप इसके बाद जो अगस्त अगस्त 15 इसके बाद का जो टाइम होगा, वहाँ पे फिर आप अगेन फोकस हो सकते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है। तो फिर आप प्रीलिम्स के लिए फोकस जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, लाइक एम लक्ष्मीकांत, अगर आपने मॉडर्न का बिपिन चंद्रा पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं स्पेक्ट्रम की, पर तब भी किसी की अच्छा है देन यू कैन गो विद स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। कल्चर का टॉपिक जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, इकॉनमी के अंदर भी स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं, इन सब पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह आपकी बैलेंस स्ट्रेटजी हो गई। आपने इन 4 महीनों का यूटिलाइजेशन कर लिया प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। अगर आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तब भी ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो भी ठीक है। प्रीलिम्स के बाद आपके ऊपर मेंस का प्रेशर नहीं रहेगा। अगर आप अभी केवल प्रीलिम्स के लिए फोकस है, देन टू बी वेरी ट्रू, प्रीलिम्स देने के बाद अगर आपका अच्छा स्कोर हो रहा है तो आप मेंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, ठीक है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई अगर इशू आता है प्रेजेंट सिनेरियो में या जो चेंज सिनेरियो है इसमें, आपको अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके लिए कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।